आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड का नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एवं आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके पूरे पेपर का नाम क्या हो जाएगा? तो पूरे पेपर का नाम क्या हो जाएगा? फिर शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी आपके पूरे पेपर का नाम हो जाएगा। अच्छा, आज की टॉपिक क्या है? तो शिक्षण की अवस्थाएं। बिल्कुल बेसिक से मैं कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। यदि आप महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय जो आजमगढ़ में स्थित है, नई यूनिवर्सिटी बनी है, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हो और आपके सिलेबस का पार्ट है शिक्षण की अवस्थाएं, तब भी पूरी क्लास को अच्छे से देख और समझ सकते हो। ये देखो, ये 7th क्लास है। इसके पहले 6 क्लास बिल्कुल बेसिक से मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो आप द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आप जो सेकंड पेपर है उसको ओपन करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी वाले पेपर को ओपन करके 6 क्लास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ डालिएगा। ठीक है, चलिए आज की हमारी टॉपिक क्या है? तो कहोगे सर शिक्षण की अवस्थाएं। अच्छा, कहोगे सर कल एक टॉपिक पढ़ाए थे आप जो था शिक्षण के स्तर, और आज एक टॉपिक पढ़ा रहे हो शिक्षण की अवस्थाएं। सर दोनों हमें सिमिलर लग रहे हैं। हाँ भैया, बात तो सही है, दोनों सिमिलर हैं, शिक्षण की अवस्थाएं और शिक्षण के स्तर। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखो, मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। एक तो होता है शिक्षण के स्तर, एक होता है शिक्षण की अवस्थाएं। ध्यान से सुनना, जो शिक्षण के स्तर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक बालक को हम कैसे सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बालक के अंदर आप क्या करोगे? स्मृति लेवल डेवलप करोगे। फिर बालक के अंदर स्तर में, तो बालक के अंदर सबसे पहले स्मृति स्तर डेवलप करोगे, फिर बोध स्तर डेवलप करोगे, फिर उसके बाद चिंतन स्तर डेवलप करोगे। तो ये शिक्षण के स्तर हो गए कि आप किस किस स्तर से होते हुए बालक को कोई चीज़ सिखाओगे। और शिक्षण की अवस्थाएं क्या होंगी, इसको समझना एक शब्द में कहूँगा तो एक तरीके से इसे जो आपका अध्यापक होता है वो संचालित करता है कि क्लास में पढ़ाने से पहले क्या तैयारी करोगे, क्लास में जब पढ़ाने जा रहे हो तब कौन सी तैयारी करोगे, जब क्लास को पढ़ा के समाप्त कर दिए तब क्या आप मूल्यांकन वगैरह करोगे। तो ये शिक्षण की अवस्थाओं में आएंगे। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि शिक्षण के स्तर और शिक्षण की अवस्थाओं में क्या अंतर है। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, जो शिक्षण के स्तर होते हैं उसमें हम सिर्फ इतना करते हैं कि बालक को कैसे सिखाएंगे। ठीक है, बालक को हम कैसे सिखाएंगे, ये शिक्षण के स्तर में आएगा कि सबसे पहले उसके अंदर हम स्मृति डेवलप करेंगे, बोध, उसके बाद चिंतन। और जो शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं वो हम क्लास में जाने से पहले जो तैयारी करते हैं और क्लास में जब हम पढ़ाते समय जो हम अपना क्रियाकलाप करते हैं, पढ़ाने के बाद हम जो मेरे भाई उसका मूल्यांकन वगैरह करते हैं, वो शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं 3 चरणों में कंप्लीट होती हैं। उसी प्रकार शिक्षण के स्तर भी 3 चरणों में कंप्लीट होते हैं। अभी चलो ये अवस्थाओं को और पढ़ो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आपका कंफ्यूजन 1-2 बचेगा तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट करके लिखा, उसे समझाऊंगा, उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। देखो, शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है। ध्यान से सुनना। अभी देखो, यहाँ पे शिक्षण की अवस्थाओं को शिक्षण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नोट पॉइंट करके हम लिखे हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है। विभिन्न शिक्षण क्रियाएं मतलब अगर हम कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं, हम क्लास में पढ़ाते समय क्या क्या मेरे भाई मतलब व्याख्यान विधि कर रहे हैं, या फिर हम मेरे भाई की अन्वेषण विधि का प्रयोग करें, जितने भी शिक्षण क्रियाएं कर रहे हैं, बालक को जैसे भी हम कुछ सिखा रहे हैं, सबका एक समग्र रूप है। हम शिक्षण की प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस कह सकते हैं। अब उम्मीद करते इतना से समझे होंगे। बाकी आगे चलो, आगे हम इसकी अवस्थाओं को और समझेंगे। शिक्षण की अवस्थाएं तथा क्रियाएं क्या होती, फेज एंड ऑपरेशन ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। देखो, एक महान मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं शिक्षण की अवस्थाओं का। निष्कर्ष निकालते हुए क्या कहते हैं, महान मनोवैज्ञानिक जैनसन साहब 1966 में क्या कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो आपकी शिक्षण की अवस्थाएं हैं, ध्यान सुनना, जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं, जो शिक्षण की क्रियाएं हैं, जो शिक्षण की प्रक्रियाएं, तीनों एक ही हैं। उनको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कहते हैं? प्यारे जैक्सन साहब। सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सा है? ध्यान से सुनना, पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव फेज। देखो, शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, शिक्षण के स्तर इसके पहले पढ़ा चुका हूं। तो शिक्षण की अवस्थाओं को जैक्सन साहब जब इसको मेरे भाई की विभक्त करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो वो कहते हैं जो फर्स्ट स्टेज इसका आता है, फर्स्ट फेज जो आता है वह पूर्व क्रिया अवस्था। फिर सेकेंड क्या है, इंटर एक्टिव फेज यानी अंतः क्रिया अवस्था। उसके बाद थर्ड क्या है, तो थर्ड है उत्तर क्रिया अवस्था। देखो ध्यान से सुनना, जो पूर्व क्रिया अवस्था होता है ना, वो अध्यापक क्लास
में जाने, देखो कहीं नोट करके लिखिएगा जो कह रहा हूं, पूर्व क्रिया अवस्था वो होता है जो अध्यापक क्लास में जाने से पहले जो कुछ तैयारियां करता है। जैसे ध्यान से सुनना, अब पूर्व क्रिया अवस्था को ऐसे समझ लो, मैं आपको 7th क्लास पढ़ाने जा रहा हूं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, उसके पहले मैं ये पीपीटी तैयार किया, उसके पहले ये डिजाइन विजाइन करके लिखा, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट ये सब लिख के क्लास में आया ना मैं, उसके बाद मैं माइक लगाया और उसके बाद मैं टैब वगैरह से पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। तो क्या है, ये पूर्व क्रिया है ना, शिक्षण से पहले जो हम क्रिया कर रहे हैं, यानी टीचिंग करने से पहले जिस हम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उनको पूर्व क्रिया अवस्था कहेंगे। यानी एक अध्यापक अपनी रियल क्लास में जाने से पहले जो कुछ भी तैयारियां करता है वो पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगा। अभी इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अंतः क्रिया, इसके नाम से पता चलता है इंटरैक्टिव, जो क्लास में प्रवेश कर गए हैं, जैसे हम अभी क्लास में आ गए हैं, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं वो अंतः क्रिया के अंतर्गत आएगा। उसके बाद उत्तर क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था, एक अध्यापक जब क्लास में पढ़ा के जब क्लास को समाप्त कर दे रहा है, उसके बाद जब वो मूल्यांकन कर रहा है कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ाए हैं बच्चे ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, वो उत्तर क्रिया अवस्था में आएगा। जैसे अभी मैं आपको क्लास पढ़ा के समाप्त कर दिया, फिर लास्ट में जब आप कमेंट करते हो क्लास समाप्त होने के बाद, जब मैं कमेंट देखता हूं आप सबके, तो ये पता चलता है कि हाँ बच्चों ने अच्छा सीखा है, कुछ लोग अपने अच्छे फीडबैक शेयर करते हैं, तो ये पता चलता है कि हाँ भैया ये बच्चों ने कुछ सीख रहे हैं, तो ये उत्तर क्रिया अवस्था हो गई। तो अभी मैं एक तरीके से पहले कंफ्यूजन क्लियर करूं। देखो, शिक्षण की अवस्थाओं को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। जो शिक्षण की अवस्थाएं उनको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, और 3 भाग मुख्यतः बताए कौन थे, तो आपके प्यारे महान मनोवैज्ञानिक जैक्सन साहब, वो क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट जो आपका फेज या स्टेज है तो उसे हम कह सकते हैं पूर्व क्रिया अवस्था, उसके बाद अंतः क्रिया अवस्था, उसके बाद उत्तर क्रिया अवस्था। ये आपकी शिक्षण की अवस्थाओं के 3 पार्ट हो सकते हैं, 3 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों को अलग अलग करके अभी हम पढ़ेंगे, इस डायग्राम पे आएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, पूर्व क्रिया अवस्था को पढ़ाता हूँ, तब जाके हम उस डायग्राम पे आएंगे। आ जाओ, जो पूर्व क्रिया अवस्था होता है इसके बारे में थोड़ा सा और जानो। पूर्व क्रिया अवस्था, इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री एक्टिव। पूर्व क्रिया अवस्था में जो शिक्षक होता है छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण योजना बनाता है, पढ़ाने की तैयारी करता है। अब हमको पता है कि हम बच्चों को क्लास में कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, उसके पहले जो भी हम नियोजन करेंगे, जिस भी चीज़ों का हम निर्माण करेंगे, कैरिकुलम, जो भी पाठ्यवस्तु, जो जिस भी हम क्लास में जो पढ़ाने से पहले जो कुछ भी तैयारियां करते हैं वो पूर्व क्रिया अवस्था में आती है। तो शिक्षण की अवस्थाएं 3 स्टेज में कंप्लीट होती हैं। उसका फर्स्ट स्टेज कौन सा है, तो पूर्व क्रिया अवस्था, जिसमें क्लास में जाने से पहले जो कुछ हम तैयारियां करते हैं। अब उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। अगर आप नोट कर रहे हो तो भैया नोट करके लिख लीजिए, जो भी सिस्टर, ब्रदर और मेरे भाई मित्र सहपाठी जो भी जुड़े हैं, इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए आप सभी, कि इस अवस्था में, देखो मित्रों, भैया साथियों, इसको लिख लो, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। यानी पूर्व क्रिया अवस्था में जो अध्यापक क्लास में पढ़ाएंगे अभी क्लास में जाने से, उसके पहले जो हम क्रिया करते हैं वो पूर्व क्रिया अवस्था में आएगी। अब इतना बार इसको रिपीट कर दिया हूं कि आपके दिमाग में ये घर कर गया होगा। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है। शिक्षण नियोजन टीचिंग प्लानिंग फेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप क्लासवा में जाने से पहले एक प्लानिंग तो कर रहे हो ना। तो बताओ समझ में आ जाएगा कि नहीं, तो कहोगे सर जी आ गया हमें समझ में कि क्या होता है पूर्व क्रिया अवस्था। सर जी हमें अच्छे से समझ में आ गया, अब आगे बढ़िए। आइए भैया आगे चलते हैं। अंतः क्रिया अवस्था क्या होता है, इंटर एक्टिव फेज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करते समय तय करता है। यानी कि एक जो अध्यापक होते हैं क्लास में इंटर करने से लेकर क्लास में जो भी आपको कुछ टीचिंग करा रहे हैं, कुछ भी आपको अधिगम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो सब अंतः क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगा। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं, ठीक है। जब भी अभी हम दोनों आप मान लो आप एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, हम एक दूसरे के आमने सामने है ना, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हो, तो ये सब अंतः क्रिया के अंतर्गत आएगा। और जो हम प्लानिंग करते हैं अंतः क्रिया के पहले जो हम प्लानिंग करते हैं वो पूर्व क्रिया अवस्था में आएगा। अब उम्मीद करते हैं इसको भी समझेंगे और एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप टिक करना। और जैसे आप सीटेट की तैयारी करोगे, जैसे आप मान लो अभी टेट वेट निकाल के या स्टेट की तैयारी करोगे, तो एक टॉपिक पढ़नी रहती है शिक्षण कौशल।
तो शिक्षण कौशल में ये सब आपको पढ़ना रहता है। तो जिस दिन उस टॉपिक को आप पढ़ना प्रारंभ कर दो, पक्का द परफेक्ट स्टडी को मुझे थैंक यू तो जरूर बोलोगे कि सर जी आपने वहाँ ही मेरा भैया भविष्य का निर्धारण कर दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोनों यहाँ से आपका कंप्लीट हो रहा है, आपका बीएड भी, आपका आगे की भी एग्जाम तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आइए। शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है, साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अंतःक्रिया अवस्था में उम्मीद करते हैं ये भी समझे होंगे, शिक्षक इस अवस्था में पहले तैयारी की गई शिक्षण की योजना का कार्यान्वयन करता है। एक तरीके से उनको एक्टिव प्लान करता है, जो भी वो प्लानिंग किए रहते हैं उनको एक तरीके से मूर्त रूप देते हैं। कहने का मतलब क्लास में आके पढ़ाते हैं जो भी आपका पूर्व क्रिया अवस्था में प्लानिंग किए रहते हैं। तो ये अंतःक्रिया हो गई। अभी लास्ट में मैं निष्कर्ष भी बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा उत्तर क्रिया को समझो। छोटी सी टॉपिक है, मुझे बड़ी प्यारी टॉपिक लगी ये कि शिक्षण की अवस्थाओं को हम लोग कवर कर रहे हैं। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होती है, इसको इतना पेशेंस इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, उत्तर क्रिया अवस्था, आ जाओ उत्तर क्रिया अवस्था को पढ़ते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करते हैं। एक शब्द आ गया मूल्यांकन, मुस्कुरा दोगे, कहोगे सर जी फोर्थ पेपर में ससुरा हमें बहुत परेशान किया था, मूल्यांकन हो गया, आकलन हो गया, परीक्षण हो गया। फोर्थ पेपर में पता है ना, थोड़ा सा याद करो कि कितना परेशान होते सर जी फोर्थ पेपर में तो बड़ा डर लग रहा है कैसे होगा। तो लास्ट में हम लोग मैराथन वगैरह लिए थे। तो देखो क्या कह रहा है, इस अवस्था में शिक्षण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का एक तरीके से मूल्यांकन करता है। जो अपने स्टूडेंटों को, अपने छात्रों को सिखाया रहते हैं उनका लास्ट में मूल्यांकन करते हैं कि मैंने जो क्लास में पढ़ाया बच्चों ने कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब उनको ABCD आप 5 महीना से रटा रहे हैं और मेन एग्जाम 6 महीने का एग्जाम आ गया, उस दूसरा फेल हो गए, तो ये अच्छी टीचिंग लर्निंग नहीं कहलाएगी। नहीं, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, बिहान भर उनसे क्लास में आते ही पूछो कि भैया बताओ ये फॉर क्या होता है। तो इस प्रकार से ये उत्तर क्रिया अवस्था में आएगा कि जब जो कुछ भी आप पढ़ा चुके हो, जो भी प्लानिंग किए, फिर उसके बाद क्लास में पढ़ाए, उसके बाद लास्ट में आप मूल्यांकन करते हो, एक तरीके से इवैल्यूएशन करते हो कि मैंने जो कुछ पढ़ाया बच्चों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ये उत्तर क्रिया अवस्था में ये आएगा। अब देखो, मूल्यांकन मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। हम सबको पता है, चाहे आप समाज में किसी का मूल्यांकन करो, चाहे अपने आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में किसी का मूल्यांकन करो, मूल्यांकन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सिंपल सा फंडा। जैसे अभी मान लो मैं आपको ध्यान से यहाँ पे मान लो कोई एक बंदा आपको दिख गया और आप उसका मूल्यांकन करना चाहते हो, किस पर्सपेक्टिव से। अभी आप अगर मान लो, देखो ध्यान से सुनना, आज एक कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर देता हूँ। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य का मतलब आप किसी को अगर जज करते हो तो कोई ना कोई उद्देश्य बना के, जैसे यहाँ पे मान लो ये आप हो, कभी नहीं भूलोगे, यहाँ पे ये आप हो और यहाँ पे मान लो कोई एक तो लड़का या फिर लड़की है, ठीक है। ये मान लो कोई ये गर्ल्स है और ये मान लो कोई बॉयज है। अब इन दोनों में भैया ब्याह शादी होने जा रही है। तो ये क्या होता है कि लड़का लड़की को देखने जाते हैं, लड़की लड़के वाले को देखने जाते हैं। किसी मिठाई की दुकान वगैरह पे नहीं होता, ऐसे सिस्टम बना लेते हैं लोग कि तुम 4 लोग तुम आ जाना, 4 लोग हम आ जाएंगे। तो क्या होता है, आप मूल्यांकन में तो करते हो कि लड़का बैठा हाथ पे हाथ रख के, तो लड़की उसको जज करती कि पता नहीं जो कि कैसा होगा, ये कहीं ये नशा पताई तो नहीं कर रहा है। और लड़का सोचेगा अच्छा ये लड़की है, पढ़ने में ठीक ठाक है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम उजड़ मिल जाए। तो इस प्रकार से मूल्यांकन करते हो ना, तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है, इन दोनों में जज करने का कि भैया हमें इनके साथ शादी विवाह करना है। तो शादी विवाह ऐसे थोड़ी कि आंख बंद करके कर लोगे, नहीं, उनको अच्छे से जज करो, उनके टाइप पूरे लाइफ स्पेंड करना है। तो कहने का मतलब है भैया मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। आप कभी भी कहीं भी मूल्यांकन करो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता ही होता है, ठीक है। आपके क्लास टीचर या फिर मान लो आपका जो एग्जाम होता है, आपका ईयरली एग्जाम हो रहा है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है, उस मूल्यांकन का भी एक उद्देश्य है कि आपने जो 6 महीना पढ़ा है वो कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि आप बस क्लास में चले गए और चले आए। तो हर मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। तो इसी कहने का मतलब है कि उत्तर क्रिया अवस्था में हम जो भी मूल्यांकन करते हैं एक उद्देश्य को ध्यान में रख के करते हैं कि जो भी स्टूडेंट को हम सिखाएं वो कुछ सीखें कि नहीं सीखें। उम्मीद करते हैं जो भी व्यवहारिक एग्जाम्पल दिए होंगे उसको सार्थक वे में आप लेंगे और अच्छे से मेरे भाई समझेंगे। मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कुछ कक्षा में कुछ पढ़ाया है और उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा है तथा उनके व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन आया है। ध्यान से सुनना, मूल्यांकन इसीलिए हम करते थे कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं वो स्टूडेंट ने सीखा कि नहीं सीखा, और यही
उत्तर क्रिया अवस्था होती है कि जो कुछ हम पढ़ाएं उससे छात्र के जीवन में या फिर छात्र के जो भी व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, किससे पता चलता है, तो उत्तर क्रिया अवस्था से पता चलता है। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को समझे होंगे। अब शिक्षण क्रियाओं का या फिर हम इसको महत्व को समझ सकते हैं कि मेरे भाई टीचिंग ऑपरेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसे थोड़ा सा समझो। देखो ध्यान से समझना, शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है। नोट करके ऊपर ये मैं आपको पहले में लिख दिया था, इसके बारे में जानते रहो। जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रोसेस है, जितनी भी टीचिंग क्रियाएं हैं, शिक्षण क्रियाएं हैं, उनका एक तरीके से समग्र रूप है, मिला जुला रूप है शिक्षण प्रक्रिया। कहने का मतलब है क्लास में जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हो, बालकों के लिए जो भी आप पाठ का निर्माण कर रहे हो, उसके बाद जो भी मूल्यांकन कर रहे हो, ये सब जितनी भी शिक्षण क्रियाएं हैं ये शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखो भैया, अतः शिक्षण क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं। शिक्षण की सफलता इन क्रियाओं के सफल संचालन पर निर्भर करती है। जो शिक्षण की सफलता है, जो भी ये क्रियाएं तीनों ऊपर हम लोग प्रोसेस को पढ़े हैं, फेज को पढ़े हैं, उनके मेरे भाई उन पर डिपेंड करती है कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया तरीके से कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। अब इनके कुछ महत्व को हम लोग समझते हैं, शिक्षण क्रियाओं के महत्व को समझते हैं, उसके बाद मैं निष्कर्ष बताऊंगा और आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। छोटी सी प्यारी सी क्लास थी। देखो, शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है, किससे मिलता है मेरे भाई? शिक्षण क्रियाओं से शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है। उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा के समय तथा कक्षा के बाद करना चाहिए। ध्यान से सुनना, आपको जो भी क्लास में जाते हो उसके पहले एक निर्देश मिल जाते हैं, क्लास में क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। और जब आप क्लास पढ़ा लेते हो तब भी आपको एक तरीके से इंस्ट्रक्शन निर्देश ही मिलते हैं कि आपने जो पढ़ाया कि बच्चों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। उम्मीद करते हैं ये पूरी पॉइंट आपको समझे होंगे शिक्षण क्रियाओं के महत्व पे। सेकेंड पॉइंट को समझ लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण क्रियाएं शिक्षण चरों के स्वरूप को समझने में सहायता देती है। शिक्षण चर कौन कौन से होते हैं? जो भी स्टूडेंट हो गए, अध्यापक हो गए, उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो किससे पता चलता है? शिक्षण क्रियाएं से, कि स्टूडेंट ने जो कुछ सीखा कि नहीं सीखा है, ये सब हम शिक्षण क्रियाओं से जान सकते हैं। उनके तीनों स्टेज का उपयोग करते हुए जान सकते हैं। ठीक है, इनको सुव्यवस्थित कर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता, उसके जो भी इफेक्टिवनेस है, उनको हम बढ़ा सकते हैं शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। सीखने और सिखाने यानी लर्निंग और टीचिंग की जो प्रोसेस है, उसमें जो कि टीचिंग जो प्रक्रिया है, टीचिंग अवस्थाएं हैं, टीचिंग प्रक्रिया है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोनों के बीच एक तरीके से संबंध स्थापित करती हैं। अब थोड़ा सा फिफ्थ पॉइंट समझ लो। इन क्रियाओं के ज्ञान से छात्राध्यापक, जो भी आप छात्राध्यापक ही अभी हो, अब बीएड की डिग्री मिल जाएगी तब आप एक अध्यापक कहलाओगे, तो छात्राध्यापक या फिर छात्र अध्यापक जो होते हैं को शिक्षण के विभिन्न पदों से परिचय कराया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं से जितने भी शिक्षण, फर्स्ट स्टेज आप पढ़ोगे, सेकंड स्टेज पढ़ोगे, थर्ड स्टेज पढ़ोगे, तो जो भी आपके हैं एक तरीके से मेंटलिटी तैयार कर लोगे क्लास में कैसे कैसे हमें पाठ निर्माण करना है, फिर कैसे पढ़ाना है और फिर लास्ट में हमें क्या मूल्यांकन करना है। अब थोड़ा सा 6 पॉइंट समझो। शिक्षण के स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक के शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है इन क्रियाओं को ध्यान में रखकर। जैसे शुरू में हम लोग शिक्षण के स्तर पढ़े थे ना, कि शिक्षण के स्तर में स्मृति आई थी, उसके बाद लास्ट में चिंतन था, तो इन सब को एक तरीके से प्रभावपूर्ण बना सकते हो शिक्षण की अवस्थाओं से, शिक्षण की क्रियाओं से, तीनों स्टेज का उपयोग करते हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है, शिक्षण के मूल्यांकन के लिए उचित विधियों के विषय में निर्देश देती है। अब तीनों, मान लो आप शुरू का मेरे भाई फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किए, सेकेंड स्टेज कंप्लीट किए, उसके बाद जो उत्तर वाला आ रहा है, उत्तर क्रिया अवस्था आ रही है, तो वो क्या करोगे, फर्स्ट दोनों का एक तरीके से आप मूल्यांकन कर ले रहे हो। एक तरीके से उन विषय के बारे में आपको निर्देश मिल गया कि बालक उसमें कितना सीखे हैं, उनको क्या कमियां रहेगी, उनको आप सुधार सकते हो। उसके बाद 8 पॉइंट, छात्रों और शिक्षकों को यह क्रियाएं वास्तविक धरातल पर लाकर शिक्षण व्यवस्था सुधार के लिए प्रयत्नशील करती हैं। शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, ये क्रियाओं को वास्तविक रूप, मतलब अगर आप तीनों मेथड का प्रयोग कर रहे हो, तीनों अवस्थाओं का प्रयोग कर रहे हो, तो एक तरीके से उनको मूर्त रूप दे सकते हो। जो भी आप प्लानिंग किए हो वो अंतः क्रिया में उनको मूर्त रूप दे सकते हो, एक तरीके से उनका संचालन कर सकते हो और लास्ट में उनका मूल्यांकन भी कर सकते हो। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनको एक तरीके से वास्तविक यानी रियल क्लास में आप इनका उपयोग कर सकते हो। उम्मीद करते हैं शिक्षण की अवस्थाओं को समझे होंगे। अब अगर अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर पर संपर्क करके आप नोट्स भी ले सकते हो। 99 रुपये में 4 पेपर के नोट्स हैं, इसके पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल हैं, तो लेके अच्छे से आप लोग पढ़िए। और एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि द परफेक्ट स्टडी को जो भी आपके कॉलेज ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें जरूर शेयर करो। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो ठीक है। अगर हमसे आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जो कि इंस्टा ID पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े
तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए एक बार हम लोग क्लास को भैया एक बार और समझते हैं। अच्छा ये तो बच ही गया, ठीक है। शिक्षण की अवस्थाएं उन क्रियाओं को हम समझ लेते हैं जो पूर्व अवस्था होती है, हम लोग पढ़े। इसमें उद्देश्य का निर्माण होता है, निर्माण या फिर निर्धारण होता है। क्लास में जाने से पहले जो भी हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं क्लास में पढ़ाना क्या क्या है। उसके बाद इसमें जो कक्षा आकार की अनुभूति, यानी जो भी आप क्लास में जाते हो, जहाँ पे मान लो आप निर्धारण कर लिए क्या क्या पढ़ाना है, इसमें जाके वो चीज़ें पढ़ाओगे, उनकी अनुभूति करोगे, छात्रों का निदान करोगे, जो उनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे। इसमें पाठ्य वस्तुओं का चयन करोगे। इसमें शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप में परिभाषा, यानी जो भी क्लास में जो भी इन दोनों प्रक्रिया में जो भी स्टूडेंट सीखे हैं, लास्ट में आप एक तरीके से उनका मूल्यांकन करोगे कि स्टूडेंट ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। एक तरीके से इनका मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चलो उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अभी तीन क्लास इसमें और आने वाली है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कम से कम अभी 4 क्लासेज होंगी। इसके बाद 2 क्लासेज लगातार आएंगी छोटी छोटी, उसके बाद एक क्लास थोड़ी सी बड़ी आएगी, शिक्षण के प्रतिमान, ठीक है। जो मॉडल होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी। उसके बाद आपका ये मेरे भाई शिक्षण तकनीकी कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो शिक्षण की अवस्थाओं को उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि महान मनोवैज्ञानिक जैक्सन के अनुसार पूर्व क्रिया अवस्था, अंतर क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था जो क्लास में जाने से पहले जो कुछ भी हम अपना तैयारियां करते हैं, अंतर क्रिया जो भी तैयारियां किए रहते हैं उनको एक तरीके से हम एक तरीके से कार्यान्वयन करते हैं, एक तरीके से उनको हम एक्टिव प्लान में लाते हैं, एक तरीके से मूर्त रूप में उनको लाते हैं, कुछ चीज़ें उनको सिखाते हैं। और उत्तर क्रिया अवस्था कौन होगी, जो भी दोनों में हम प्रोसेस किए हैं, लास्ट में उसका एक तरीके से हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जो कुछ पढ़ाए स्टूडेंट ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। चलो और इस पॉइंट को कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप होती है। जितनी भी मेरे भाई शिक्षण क्रियाएं होती हैं उनका एक तरीके से समग्र रूप है, ठीक है। चलो इसके पहले शिक्षण के स्तर अगर जो बच्चे नहीं पढ़े तो 6 क्लास को जाके वो भी पढ़ लेना। उसके पहले जो 5 क्लास होगी उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। हाँ, और अपना ख्याल जरूर रखिए, ठीक है। चलिए।